गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में 13वां चैप्टर सदिश जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 13.2 एक्सरसाइज के जो है वो कल 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 2 सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में हमने पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आपने बहुत अच्छे से कल कंप्लीट कर लिए होंगे। तो बच्चों आज हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें किसी सदिश ए सदिश के लिए मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए सदिश बराबर ए डॉट आई कैप इंटू आई प्लस ए डॉट जे कैप इंटू में जे प्लस ए डॉट के कैप इंटू में के। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हमें किसी सदिश ए सदिश के लिए, मतलब आपको यहाँ पे एक सदिश ए सदिश जो है वो मानना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो ए सदिश है वो यहाँ पर ए1 आई कैप प्लस में ए2 जे कैप और प्लस में ए3 के कैप के इक्वल है, और इसको मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1, जहां पे ए1 ए2 और ए3 जो है वो सदिश ए सदिश के अदिश घटक है। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे ए डॉट आई निकालना है और उसका आई कैप के साथ गुणा करना है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट आई कैप। तो ए डॉट आई कैप को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। ए सदिश आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए1 आई कैप प्लस में ए2 जे कैप और प्लस में ए3 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है मुझे आई कैप के साथ लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए1 आई कैप को जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए1 आएगा। ए2 जे कैप को जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे डॉट आई 0 होता है, और इसी प्रकार के डॉट आई जो है वो भी 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पे ए सदिश डॉट आई कैप का मान जो है वो ए1 के इक्वल आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ए सदिश डॉट आई कैप को अगर मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाता है ए1 आई कैप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ए डॉट जे कैप और जे कैप यहाँ पे निकालता हूँ तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे ए2 जे कैप आएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा बच्चों तो ए2 जे कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे ए2 आएगा और आई कैप से गुणा करने पे वो ए2 जे बनेगा, और इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 3। तथा इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर ए सदिश डॉट के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को यहाँ पे ए3 के कैप प्राप्त होता है, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 4। अब देखिए बच्चों, अगर हम तीनों समीकरण को जोड़ते हैं तो समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पर ए1 आई कैप प्लस में ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड को जोड़ा। अब हम जोड़ेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे आएगा ए कैप डॉट आई कैप इंटू में आई कैप, ए डॉट जे कैप इंटू में जे कैप और प्लस ए डॉट के कैप इंटू में के कैप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल करें तो ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप किसके इक्वल है, यहाँ पे ए सदिश के। तो यहाँ पे मैं जैसे ए सदिश रखता हूँ बच्चों तो मेरा ये पार्ट जो है वो हो जाएगा प्रूफ। तो ए सदिश बराबर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ए डॉट आई कैप इंटू में आई कैप, ए डॉट जे कैप इंटू में जे कैप और प्लस ए डॉट के कैप इंटू में के कैप। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट जो है वो किसी सदिश ए सदिश के लिए प्रूफ हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सिंपल हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने कोई ए सदिश जो है वो मान के चले, और यहाँ पर ए सदिश हमने माना ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और उसके बाद बच्चों मैंने ए डॉट आई निकाला जो कि ए1 आया, और उसका आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए1 आई आएगा, यानी इस पार्ट का मान ए1 आई, इसका ए2 जे और इसका ए3 के। जैसे तीनों को जोड़ते हैं तो आपके पास यहाँ पे वापस ए सदिश आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का जो योग होता है वो उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों हमें यहाँ पे किसी समांतर चतुर्भुज के लिए प्रूफ करना है कि उसके विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और विधि हमें कौन सी लगानी है बच्चों, यहाँ पे सदिश विधि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक समांतर चतुर्भुज ABCD लेके चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे माना ABCD
एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC तथा BD है, AC तथा BD है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज लेके चल रहा हूँ ABCD। आप इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, मैंने यहाँ पर ABCD जो है वो समांतर चतुर्भुज माना है। अगर बच्चों यहाँ पे बिंदु A से निकलने वाले दो सदिश यहाँ पर A सदिश और अगर B सदिश हैं, तो इसी के कटांग बिंदु से या इन्हीं के कॉमन बिंदु से निकलने वाला ये जो विकर्ण सदिश है AC सदिश, वो इन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करेगा, अर्थात ये यहाँ पे A प्लस B सदिश के इक्वल होगा। फिर से समझिए बच्चों, अगर यहाँ पर बिंदु A से निकलने वाले दो आसन सदिश A सदिश और B सदिश हैं, तो इनके मिलान बिंदु से निकलने वाला जो सदिश है वो इन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करता है, अर्थात A प्लस B सदिश के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर A सदिश ये आपस में समांतर है और A सदिश की डायरेक्शन बच्चों, अगर मैं यहाँ पे CD की डायरेक्शन अगर मैं इस दिशा में लेता हूँ और इसको चूंकि समांतर है तो ये भी A सदिश ही होगा, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे B सदिश, क्योंकि ये आपस में समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे विकर्ण BD की, अगर विकर्ण BD की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों, विकर्ण BD के केस के अंदर यहाँ पे अगर ये A सदिश है और अगर B सदिश की डायरेक्शन बच्चों अगर मैं नीचे की तरफ लेता, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो DB सदिश है, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो DB सदिश है, समझिए बच्चों, निश्चित तौर पे यहाँ पे DB सदिश जो है वो A सदिश और B सदिश के योगफल के बराबर होता। लेकिन बच्चों यहाँ पर B सदिश की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ही B सदिश की डायरेक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो प्लस के स्थान पे यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो DB सदिश है वो यहाँ पर A सदिश और माइनस B सदिश के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दो सदिशों A सदिश और B सदिश से हमने व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे AC सदिश जो है बच्चों वो A सदिश और B सदिश का परिणामी सदिश होगा। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो AC सदिश है वो यहाँ पर A सदिश और प्लस B सदिश का परिणामी सदिश होगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अगर D जो है अगर वो कॉमन पॉइंट है, दो सदिशों को उत्पन्न करने वाला बिंदु है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये A सदिश हो गया, और अगर B सदिश की डायरेक्शन अगर मैं नीचे की तरफ लेता हूँ तब तो मेरे पास यहाँ पे DB सदिश जो है वो A सदिश प्लस B सदिश के इक्वल आता। परंतु बच्चों यहाँ पे B सदिश की डायरेक्शन चूंकि मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ ली हुई है, इसलिए यहाँ पर बच्चों ये A सदिश माइनस B सदिश के इक्वल आ जाएगा, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABD की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ABD की अगर बात करूं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये भुजा, इसकी डायरेक्शन इधर ली है और इसकी डायरेक्शन अगर मैंने नीचे लिए, तो ये जो तीसरी भुजा है AB, ये इन दोनों भुजाओं को विपरीत क्रम में जो है वो क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे त्रिभुज का योग नियम भी अगर हम लगाते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे कि जो AB सदिश है, जो AB सदिश है वो AD सदिश प्लस DB सदिश के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर AB सदिश जो है वो तो हो जाएगा यहाँ पे A सदिश, बराबर में AD सदिश जो है बच्चों वो दे रखा आपको यहाँ पे B सदिश, और यहाँ पर आ गया बच्चों DB सदिश। तो आप यहाँ से भी जब DB सदिश का मान निकालेंगे तो बच्चों वो आपको A सदिश माइनस B सदिश की इक्वल ही प्राप्त होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है बच्चों यहाँ पे इस सदिश को रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दोनों ही विकर्ण जो हैं वो सदिश रूप में प्राप्त हो चुके हैं, और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का जो योग है, विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे दोनों ही समीकरण के वर्गों का योग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, समीकरण 1 व 2 के वर्गों का योग करने पर, वर्गों का योग करने पर देखिए बच्चों क्या आएगा, जब भी किसी सदिश का वर्ग किया जाता है तो बच्चों हमेशा उसके परिमाण का वर्ग होता है। तो यहाँ पे AC सदिश के परिमाण का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों DB सदिश के परिमाण का वर्ग,
तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी सदिश के परिमाण का वर्ग। तो देखिए बच्चों a सदिश का परिमाण अगर मैं ac मानूं तो यहाँ पर आएगा मेरे पास ac स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों bd स्क्वायर बोल दो या db स्क्वायर बोल दो, क्योंकि परिमाण के केस में bd और db दोनों सेम होते हैं। इस केस में देखिए बच्चों a सदिश प्लस b सदिश की होल स्क्वायर हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर a प्लस बी डॉट a प्लस बी को सोल्व करना पड़ता है। जब भी यहाँ पे किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग हो तो उसी सदिश को उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल में लेना पड़ता है। ये इसको लिखने का तरीका होता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे a माइनस बी डॉट a माइनस बी आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ac स्क्वायर प्लस में bd स्क्वायर बराबर में a सदिश के परिमाण का वर्ग। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a डॉट b और यहाँ पर b डॉट a आएगा जो कि a डॉट b के इक्वल होता है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a डॉट b और प्लस में आएगा b के परिमाण का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आएगा a के परिमाण का वर्ग, माइनस में बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2a डॉट b और प्लस में आएगा बच्चों यहाँ पे b के परिमाण का वर्ग। तो देखिए बच्चों माइनस 2a डॉट b से प्लस a डॉट b हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ac स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर का जो योगफल है वो किसके बराबर आएगा, a सदिश के परिमाण का वर्ग। तो बच्चों a सदिश का परिमाण अगर ab भुजा मानता हूँ तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा ab स्क्वायर। अब देखिए बच्चों b सदिश के परिमाण का वर्ग, अगर bc सदिश को मैं यहाँ पे का परिमाण अगर bc मान के चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा bc स्क्वायर प्लस में वापस a सदिश के परिमाण का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे a सदिश का परिमाण जो है वो cd अगर मैं मान के चलूँ तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे cd स्क्वायर और वापस b सदिश के परिमाण को अगर मैं ad से व्यक्त करूँ तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ad स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, हमारे ये पार्ट प्रूफ हो जाता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और विधि हमने यहाँ पे कौन सी लगाई है बच्चों, सदिश विधि। तो बच्चों आप समझ गए होंगे समांतर चतुर्भुज की यहाँ पे आसन भुजाओं को a सदिश और b सदिश मानकर इनके दोनों ही विकर्णों का हमने यहाँ पे जो है वो निर्धारण किया और उसके बाद में हमने दोनों विकर्णों के वर्गों का योग किया। तो अल्टीमेट हमारे पास ये बात प्रूफ हो जाती है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 13.2 जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दो इकाई सदिशों a कैप और b कैप के मध्य का कोण अगर थीटा हो तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 बराबर में 1/2 a कैप माइनस b कैप। तो देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे दो इकाई सदिश a कैप और b कैप, अगर a कैप और b कैप दो इकाई सदिश हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a कैप और b कैप इकाई सदिश है तो बच्चों इनका जो परिमाण होगा a कैप और b कैप का वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल। और चूंकि बच्चों हमें इनके बीच का कोण थीटा दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर ये पार्ट प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों यहाँ पे इस पद का जो है हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, इस पद से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर a कैप माइनस b कैप के परिमाण का वर्ग अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इस पद से अगर मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ तो आपको पता है किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग उन दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है या उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप। तो देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो a कैप डॉट a कैप आएगा, यहाँ पे a कैप डॉट a कैप आएगा, यहाँ पे a कैप डॉट b कैप आएगा, उसके बाद माइनस का b कैप डॉट a कैप आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस b कैप डॉट b कैप आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा a कैप के परिमाण का वर्ग, बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a कैप डॉट b कैप, क्योंकि b डॉट a जो होता है वो a डॉट b के इक्वल ही होता है, इसलिए दोनों पद जुड़कर 2a डॉट b बना लेंगे और यहाँ पर b डॉट b जो है वो b कैप के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a कैप माइनस b कैप के परिमाण का वर्ग बराबर, चूंकि a कैप और b कैप इकाई सदिश है इसलिए a कैप का परिमाण 1 होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस का 2 इंटू में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a डॉट b का जो फॉर्मूला होता है अदिश गुणनफल का, a का परिमाण b का परिमाण और कोस थीटा,
तो देखिए वो बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा ए कैप का परिमाण, बी कैप का परिमाण, और चूंकि दोनों के बीच का कोण थीटा है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, और बी कैप का परिमाण चूंकि 1 होता है तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2 माइनस का 2, ए कैप और बी कैप का परिमाण 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल आपके पास बचेगा कोस थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप की जो होल स्क्वायर है, जैसे मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे अंदर 1 माइनस कोस थीटा बचेगा, और 1 माइनस कोस थीटा का जो अर्धकोणों में सूत्र होता है बच्चों वो होता है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिससे ये कुल मिलाकर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का जो मान है वो 1/4 ए कैप माइनस बी कैप की होल स्क्वायर के इक्वल आएगा, जिससे यहाँ पे आपको साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इस पार्ट को प्रूफ कर लिया जो हमें यहाँ पे दिया गया था। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है, और इसमें कंडीशंस ये दे रखी थी कि यहाँ पे ए कैप और बी कैप जो है वो इकाई सदिश है, इस वजह से इन दोनों का परिमाण जो है वो 1 के इक्वल होगा, और जो पद मुझे प्रूफ करना है उसमें मैंने यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण के वर्ग से मैंने इसकी शुरुआत की है। और देखिए बच्चों किस प्रकार से हमने इसकी कैलकुलेशन की, आप इसको ध्यान से समझिएगा तो ये पार्ट जो है बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा ताकि ये क्वेश्चंस आपके माइंड में रहें और किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे पीछे 8 सितंबर को, उनका आज जो है वो एग्ज़ाम होना है, और उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो आज एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। तो बच्चों इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।